हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और इसमें हमने इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। मेजर लैंड फॉर्म्स या जो मूवमेंट होती हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें हम पढ़ रहे थे भूकंप को, अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक जो है वो इंट्रूसिव मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट है पृथ्वी की, और इसका जो असर है वो बाहर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी 3 तरंगे मैंने बताई थी, पी और एल और एस। और रिक्टर स्केल पर इसे सिस्मोग्राफी से माना, इसकी स्केल मापने की है वो सिस्मोग्राफ है, और उसका पैमाना जो है वो रिक्टर है। ठीक है। अब ये आपको बताता है कि अगर बच्चों आपके उसमें अर्थक्वेक आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए। वेयर टू टेक द शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सेफ स्पॉट। सेफ स्पॉट आपका जो है अर्थक्वेक के अगर झटके महसूस कर रहे हैं तो या तो सबसे पहले है कि बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो जो किचन काउंटर है, टेबल है घर में, कोई ऐसी डेस्क या मेज जो बहुत मजबूत हो, उसके नीचे आप छुप जाएं। स्टे अवे। किससे आपको दूर रहना चाहिए? जैसे फिटिंग होती है घर में बिजली की, चिमनी फिटिंग, फायर फिटिंग, विंडो वगैरह, वो तो शटर वगैरह, मिरर, घर में शीशा अगर कोई हो, पिक्चर फ्रेम, इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि इनके टूटने का डर रहता है। और वो अगर आपकी बॉडी के पार्ट्स में लग जाता है तो वो आपको घायल कर सकता है। किसके लिए तैयार रहना चाहिए? अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ह्यूमर नहीं फैलानी, रमूर्स नहीं फैलाना चाहिए, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। नॉलेज सेपरेट करना चाहिए। अपने फैमिली मेम्बर को इस ढंग से तैयार किया जाना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंटली, विश्वासपूर्वक अपने इस डिजास्टर को सहन कर सके। अब लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी लैंड फॉर्म है, लैंड के ऊपर कौन कौन सी चीजें हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वार्म अवे। लैंडस्केप में जैसे आप देखते हो, लैंडफॉर्म में पहाड़ हैं, मैदान हैं, जैसे हरियाणा पंजाब में हैं, मैदान है, मैदानी इलाके हैं, समतल मैदान है खेती के लिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या जो मध्य प्रदेश का विंध्याचल इलाका है या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, वो पहाड़ हैं। रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स हैं। ये सारी क्या है? लैंड के प्रकार है, फॉर्म्स है। वो बनती कैसे हैं? 2-3 तरीके से बनती है। एक तो रॉक्स के टूटने से, जब नदी या हवा पानी सोइल को उड़ा कर लेकर जाती है तो उससे भिन्न भिन्न तरह की लैंडफॉर्म बनती है। खुद पानी बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनाता है, शेप बना देता है। पृथ्वी को काट का जो ऊपर वाली परत है लैंड को, उसको इरोज करके अपक्षय अपर्दन के द्वारा बहुत सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। 2 कारण हैं जो होते रहते हैं। एक है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। जैसे ये यहाँ से नदी बही, यहाँ ग्लेशियर था, वो पिंगला नदी बनी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये पहाड़ी है वो टूट के वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना। ये इसे बोलते हैं वेदरिंग। मान लो कोई पहाड़ी ऐसी थी, ये खड़ी हुई पहाड़ी है, यहाँ से जो एयर है उसने, मान लो इस पहाड़ी में कुछ ऐसे ग्रेनाइट्स या आयरन जैसे पदार्थ हैं जो हवा से क्रिया करते हैं। हवा में पानी होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, धीरे धीरे ये चट्टान गिरना शुरू हो जाती है। कभी इसकी लैंडफॉर्म ऐसी बनी, फिर इसकी ये भी मिट गई, और अब ये लैंडफॉर्म के रूप में ऐसे खड़ी हुई है। ये वेदरिंग होती है, जिसे अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन का मतलब होता है इरोजन। इरोजन का मतलब होता है जिस नदी बहाकर पानी को के साथ मिट्टी ले जाती है और कहीं एक जगह जमा कर देती है, उसे वेदरिंग कहते हैं। समझ में आई बात? इरोजन कहते हैं, उसे इरोजन कहते हैं। और वेदरिंग का मतलब होता है चट्टानों का केमिकल रिएक्शन से, फिजिकल रिएक्शन से टूटना। और उसका एक मेन कारण हवा पानी होता है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग का मतलब चट्टानों का टूटना। इसे हिंदी में बोलते हैं सैलों का अपक्षय होना। जैसे मैंने बताया, ये बहुत सारी
इस तरह से खड़ी हुई थी। इसके अंदर परत वाली चट्टान है, ये इस तरह से चट्टान परत है। तो ये क्या होगा, मान लो ये जो ऊपर वाली है सॉफ्ट है, तो ये टूट गई, ठीक है। उसके बाद जो इससे नीचे है ये सॉफ्ट थी, ये टूट गई, फिर ये टूट गई। इस तरह से शेप क्या रहेगी, ये शेप हो गई। ये अब वेदरिंग होती है किसी भी रॉक की, और इन्हें की टूटने से फिर आपको पता है सोयल बनती है। इरोजन क्या मतलब है, इज वेयरिंग अवे द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इसका मतलब है किसी भी लैंडस्केप को वेदर करना, मतलब ऊपर जो परत है उसको उड़ाकर कहीं ले जाकर कहीं दूसरी जगह जमा कर देना। जैसे वाटर के द्वारा जो पानी बहाकर लेके जाती नदियाँ, विंड जो हवा है वो हवा के सोयल के पार्टिकल उड़ा के लेके जाती है, और बर्फ। द इरोड मटेरियल इज कैरिड, आपको पता है कभी नदी देखी है आपने सूखी हुई, ऐसे जैसे ही नदी का फ्लो कम होता है, यहाँ से उसने चट्टानें तोड़ी। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाओगे तो नदियों के सोर्स देखना आप, इतने बड़े बड़े पत्थर पृथ्वी पर इसमें चट्टानों में होते हैं, रोल होते रहते हैं, रोल होकर वो गोल 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 होकर ऐसे बिखर जाते हैं। अगर आप उसकी नदी की तलहटी में देखोगे तो ये रोडेड पत्थर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इरोड मटेरियल है, मिट्टी आती है उससे मैदान बन जाते हैं, और जो ये पत्थर वगैरह हैं ये कहीं एक जगह जम जाते हैं। और आपको पता है इसमें जाओगे आप देहरादून या हरिद्वार, उसमें बहुत सारे इन पत्थरों को तोड़ने के लिए कारखाने लगे हुए हैं, जिससे ये भवन का मटेरियल बनता है, आपकी सीमेंट वगैरह। द इरोड मटेरियल इज कैरिड अवे ऑन ट्रांसपोर्ट बाय वाटर, विंड एंड इवेंचुअली डिपॉजिट। जो इरोड मटेरियल है वो वाटर या हवा के द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है और एक जगह डिपोज कर दिया जाता है, उसे जमा दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सर पर इस तरह से बहुत सारे लैंडफॉर्म बन जाती है। There are thousands of small waterfalls in the world. वाटरफॉल्स का मतलब समझते हो, जब यहाँ से पानी गिरता है, यहाँ कोई लैंडफॉर्म्स है, यहाँ से कोई ग्लेशियर पिघला और इस झरने के रूप में नीचे पानी गिरा, इसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स, झरना। देखे होंगे कई बार। और इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, पानी सब कुछ बहा कर ले जाता है। द हाईएस्ट वाटरफॉल पता है कहाँ है, एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, अगर आप यहाँ वर्ल्ड का मैप देखोगे उत्तर तो अमेरिका है, नीचे का साउथ अमेरिका नाम का कंटिनेंट है, और उसमें एक देश है वेनेजुएला। उस वेनेजुएला में सबसे बड़ा वाटरफॉल है जिसे एंजल वाटरफॉल कहते हैं। दूसरा वाटरफॉल जो बहुत प्रसिद्ध है नियाग्रा का वाटरफॉल है, ये यूएस और कनाडा के बीच में है। एक यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, ये यूएस है, इसके ऊपर ठीक कनाडा है, और यहाँ इसकी वाटरफॉल की जगह है। नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल, एक तो विक्टोरिया फॉल है ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, और इनमें विक्टोरिया फॉल हैं। हमारे देश में पता है, हमारे देश में नर्मदा नदी पे, चंबल नदी पे, और एक है सबसे बड़ा जलप्रपात हमारे यहाँ श्रावती नदी पे, ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है हमारे देश में, कर्नाटका में है, श्रावती नदी के किनारे, नदी के ऊपर। चंबल और जो बेतवा है नदियाँ नर्मदा, उनमें भी वाटरफॉल्स है हमारे यहाँ। ये वाटरफॉल का एक उदाहरण दिया हुआ है कैसे पानी बहा कर आता है। वाटर ऑफ रिवर, वर्क ऑफ रिवर, रिवर कैसे चलती है। रिवर दो तरह की रिवर्स होती हैं, एक तो होती है मानसूनी रिवर्स। मानसूनी रिवर का मतलब मान लो यहाँ पर आपकी ऊंची लैंड है, कोई प्लेट्यूज है, जैसे हमारे यहाँ विंध्याचल पर्वत है भारत के ठीक बीच में। बरसात हुई तो पानी इधर उधर बिखर जाएगा लैंडफॉर्म से, तो नदियाँ बनती हैं, गहरी खाइयों वाली नदियाँ बनती हैं, ये बरसाती नदियाँ होती है भाई।
मानसूनी नदियाँ। कुछ बारहमासी नदियाँ होती हैं जो सारा साल बहती हैं, जो इन पर्वतों पे जमे हुए ग्लेशियर से आती। ठीक है, तो हमारे देश में भी दो तरह के वाटर जाल हैं नदियों के। एक तो सिंधु नदी का है, जिसमें चेनाब, झेलम, बेतवा रावी, सतलुज, ब्यास ये नदियाँ आती हैं। ये पाकिस्तान का इलाके में चली जाती है, हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी रहती है। दूसरा इलाका इधर गंगा, जमुना, सोन, चंबल, बेतवा और इधर से गोमती, गंडक, कोसी, काली, बहुत सारी नदियाँ, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। अगर भारत का इसमें मैप हो तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। सॉरी, मैप नहीं है। चलो मैप आएगा तो फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमारे देश में नदियों के लैंडफॉर्म बने हुए हैं। और नीचे हमारी क्या है, इधर ताप्ती और नर्मदा बहती हैं, और ज़्यादातर नदियाँ इधर गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, ये कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ साउथ में बहती हैं। तो ये हमारी नदियाँ जो हिमालय पर्वत से आती हैं नदियाँ, वो बारहमासी नदियाँ, ठीक है, जो इस इलाके में बहती हमारी नदियाँ हिमालय पर्वत से। ये तो गंगा यमुना का जाल हो गया, ठीक है, और इधर से ब्रह्मपुत्र आ जाती है असम से, और ये यहाँ सिंधु, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, रावी, ये ऐसे है। और एक साउथ का पार्ट है, इसमें नर्मदा और ताप्ती इधर आ जाती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये साउथ में बहती हैं, ठीक है। ये आपका नदियों का जाल है। तो ये कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाती है, कैसे चलती है नदी। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप व्हेन द रिवर ट्रम्बल एट steep angel over very hard rocks on down steep valley side in the waterfall। जब हार्ड रॉक से पानी बहकर निकलता है तो वो एक स्टीप वैली का मतलब होता है जो स्टेप दर स्टेप होती है, मतलब ऐसे स्लोप्स में बनी होती है। तो यहाँ से वाटर बहेगा तो एक क्या बनेगा, झरने का रूप ले लेगा। और कई बार जो हार्ड रॉक होती है वो टूट नहीं पाती, सॉफ्ट रॉक टूट जाती हैं, तो इन सेल्स का विखंडन होता रहता है, ठीक है। मान लो ये पानी आया, यहाँ से बहते हुए रॉक्स थी, तो ये रॉक्स तो खड़ी हुई है, लेकिन ये रॉक्स टूट गई है बीच से, ठीक है ना, पानी ने इसको तोड़ दिया। तो क्या कैसी अजीब सी लैंडफॉर्म बन जाएगी। तो ये ही दिखाया गया इसमें। उसके बाद नदी आती नीचे, तो ये मियंडर शेप, जैसे सांप होता है ना, ऐसे शेप बना लेती है। और जो पानी बीच में छूट जाता है, नदी जब शेप बदलती है तो कहीं पानी छूट जाता है, तो इससे एक झील बनती है जिसे ओक्सबो लेक कहते हैं। ये मैंने आपको बताई है सब कुछ। एज द रिवर एंटर द प्लेन इन ट्विस्ट एंड टर्निंग फॉर्मिंग लार्ज बैंड नोन एज मियंडर्स। जब ये मैदानों में प्रवेश करती है तो नदी का जो है इस तरह से नदी लैंडफॉर्म बना देती है, इसे मियंडर्स कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मेंडर, the end of the meander loop come close and close. In due course of time, the meander loops cut off from the river and form a cut lakes, also called is oxbow lake। मतलब जब ये मेंड करके ऐसे चलती है तो जो मेन नदी है उससे रास्ता हट जाती है और कुछ पानी इधर छोड़ जाती है, इनसे लेक बनती है, इसे oxbow lake कहते हैं। एट द टाइम रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक, और पानी जब बरसात के टाइम ये फिर दोबारा ओवरफ्लो होती है तो ये ओक्सबो लेक दोबारा से भर जाती है पानी की। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक दिस लीड टू द फ्लडिंग
ऑफ द नेबरहुड एरिया। और जब बहुत ज़्यादा पानी आता है तो यहाँ फ्लड आ जाती है। आपको पता है कोसी नदी बिहार में हमेशा फ्लड लेके आ जाती है, उसे बिहार का शोक कहते हैं। इसी प्रकार बंगाल में हुगली नदी बाढ़ लेकर आती है, इसलिए उसे बंगाल का शोक कहा जाता है। लेकिन ये दोनों नई मिट्टी लेकर आती हैं। कोसी बहुत सारी नई मिट्टी लेकर आती है अपने साथ, जो बिहार में चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। As it flood, it deposits layer of fine soil and other material called sediment along its bank। और जैसे नदी आती है और बहुत सारे गाद रेत जो अपने साथ लाती है वो इन मैदानों में बिछा देती है। नई मिट्टी होती है तो खेती के लिए बड़ी उपजाऊ होती है। इसे सेंडिमेंटल मिट्टी कहते हैं। सेंडिमेंट जो नदियों के सेंडिमेंट से बनती हैं। 3 तरह की सेल आपने पढ़ी थी, एक इग्नियस सेल्स, एक एलुवियल सेल, सेंडिमेंट सेल, और ये सेंडिमेंट सेल ऐसी होती है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फूड प्लेन। और इसके बाद ये क्या बनाती है, एक ऐसा मैदान जो बहुत ही उपजाऊ होता है। दी रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीव्स। और जो उठे हुए किनारे इन्हें लीव्स कहते हैं, लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोच द सी, जब समुद्र में मिलती है ये नदी, आपको पता है इसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे ये नदी पहाड़ों से आती है इसका एरिया कम होता है, कटाव ज़्यादा होता है, फाल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है इसका एरिया बढ़ जाता है, चौड़ा हो जाता है। और जो गाद यहाँ से शुरू करी थी वो किनारों पर जमनी शुरू हो जाती है और इसका क्षेत्र जो है बहुत चौड़ा हो जाता है। जैसे ये समुंदर में जाती है ये अपनी जो इसकी गाद अपने साथ लेती वो जगह जगह जमनी शुरू हो जाती है और जम के ऊंचा स्थान बन जाता है। तो ये इसका पानी खुद कई धाराओं में ऐसे ऐसे बट जाता है। इस जो फॉर्म बनती है ये समुंदर से पहले, इसे बोलते हैं डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। समझ में आया कुछ? जैसे समुंदर के नजदीक पहुंची ये देखो ये कई धारा, ये जो गाद थी ये लेके आई है, ये जमा दिया इसने और खुद ही को स्थान नहीं मिल रहा तो ये भिन्न भिन्न धाराओं में बिखर गई। इसे हम बोलते हैं डेल्टा। ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगेन टू डिपोजिट इट्स लोड। ये इतनी स्लो हो जाती है कि अपना जो गाद अपने साथ लेके आई है वो अपने साथ जो लोड लेके आई है उसको डिपॉजिट कर देती है। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, ईच कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म ए डेल्टा। देखो बच्चों एक कुछ और मैं जोड़ना चाहती हूँ इसमें। एक तो नदी की 2 शेप बता रही हूँ मैं। एक नदी की ये शेप है, यहाँ से नदी आई, यहाँ से नदी आई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई। जैसे गंगा में मिलती हैं बहुत सारी नदियाँ, यमुना, गोमती, गंडक, बहुत सारी, सोन। ये जो नदी होती है, ये जो मिलने वाली, ये कोसी नदी मान लो। ये नदी गंगा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है भाई, ट्रिब्यूटरी। क्योंकि ट्रिब्यूट करती है ना, ये अपना पानी उन्हें देती है। लेकिन यहाँ क्या दिखाया गया है, डिस्ट्रीब्यूट। मतलब ऐसी नदी जो एक नदी में से निकलती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रिवर। और नदी के मुहाने पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा पता कौन सा है, जो है सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। सुंदरवन है जिसके आपको पता है ये शेर बहुत प्रसिद्ध हैं। अब बंगाल में है ये, जैसे ये नदी यहाँ मिलती है बंगाल में गंगा, बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है तो सुंदरबन डेल्टा यही है। काफ़ी वृक्ष हैं, वन्य जीव जंतु हैं। अब सी में क्या है, सी के किनारे भी आपको पता है रॉक्स होती हैं। ये सी का पानी है, यहाँ रॉक्स थी। सी का जो चट्टान होती है वो भी पानी के साथ क्रिया करती है, धीरे धीरे वो उस चट्टान में छेद करना शुरू कर देती है तो ये क्या बनती है, सी केव बन जाती है। सी केव टूट टूट कर ऐसा फॉर्म बन जाती है कि ये सिर्फ ये खड़ी हुई चट्टान रह जाती है, जिसे स्टैक कहते हैं अंत में। ठीक है, धीरे धीरे ये ऊपर वाला पोर्शन भी उड़ जाएगा इसका, जैसे अभी तो केव बनी है, और धीरे धीरे क्या है दूसरी तरह की शेप एक
आ जाएगी। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप। क्या होता है, जो सी वेव्स हैं वो भी कोस्टल एरिया में लैंडफॉर्म्स करती हैं। एक चट्टान होती है, वो बार बार स्ट्राइक करती हैं, उनमें क्रैक्स, दरारें पड़ जाती हैं। एक टाइम बीत जाने के बाद जो दीवार में क्रैक था वो होलो मतलब केव का रूप धारण कर लेता है। धीरे धीरे सी केव्स बन जाती हैं। सी केव्स के बाद एट दिस कैविटीज बिकम बिगर, जैसे जैसे वो सी केव बड़ी हो जाती है तो रूफ खत्म हो, एक छत सी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं, सी अर्च। सी अर्च। फर्दर इरोजन, उसके बाद फिर वो सी की वो भी खत्म हो जाती है, छत भी खत्म हो जाती है और एक डंडा रह जाता है, वैसे एक खड़ी हुई मतलब स्टिक सी रह जाती है और उसे बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है। सी स्टीप्स रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। The sea waves deposit sediment along the shores forming beach. सी की जो आपने देखा होगा, सी के समुद्र के पास जाओ, जब समुद्र पीछे हटता है तो ऐसे 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 एक क्लिफ से बन जाते हैं। ये भी तो समुद्र का जो रेत है वो जम जाता है ना, तो वो सी क्लिफ से बन जाते हैं। ये आपके ग्लेशियर्स हैं, जहाँ आपको पता होगा हिमालय पर्वत में, अभी तो आप टीवी पे खासे देख रहे होंगे, पर्वत होते हैं और उनके ऊपर ग्लेशियर्स होते हैं। तो वो कैसे इरोजन का काम करती हैं? वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर जो हैं वो नदी, बर्फ की नदी को ग्लेशियर कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि ग्लेशियर्स को क्या कहा जाता है, बर्फ की नदी। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग soil and stone to expose the soil rocks down. Glacier carve out deep hollows as the ice melt. जैसे जैसे वो भी, जो ग्लेशियर भी जैसे जैसे पिघलता है और स्टोन्स और सोयल को तोड़ने लगता है, तो उसमें डीप होलो, गहरे खड्डे बन जाते हैं। दी एज द आइस मेल्ट, और जैसे ही ये आइस मेल्ट होती है तो उसमें पानी भर जाता है, ब्यूटीफुल लेक्स बनती हैं, झील बन जाती हैं। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट डिपॉजिट। और कई बार जो ग्लेशियर है वो भी बड़े बड़े पत्थर्स, स्मॉल छोटे सैंड पार्टिकल्स वो लेके आ जाते हैं और एक जगह जमा करते हैं, उसे ग्लेशियर मोरिन्स बोलते हैं। ठीक है। विंड क्या करती है, ये देखो, रेगिस्तान इलाकों में विंड का इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। ये आपने रेत के टिब्बे देखे होंगे जिन्हें सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखो ये सैंड ड्यून्स ऐसे होते हैं, अलग अलग से बिखरे होते हैं। हवा आई, ठीक है, इसको उड़ा कर ले गई तो ये ऐसे चंद्रमा जैसा आकार बन जाता है। ऐसा जो सैंड ड्यून था वो चंद्रमा आकार का हो जाता है। ठीक है। इन्हें विंड इरोजन कहते हैं। हैव एवर यू विजिटेड डेजर्ट? डेजर्ट देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, नहीं देखा तो बच्चों देख लो, डेजर्ट की पिक्चर कलेक्ट करनी है आपने। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिट इन डेजर्ट इज विंड। हवा एक बड़ा कारण है यहाँ इरोजन, जो वायु है उसको इरोज करने में, उड़ाने में, सॉरी वायु नहीं, मिट्टी को उड़ाने में और उसको डिपोज, उसको जमाने में। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कोमली कैल मशरूम रॉक्स। इसमें मशरूम रॉक्स होती हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। देखो ऐसे छत्तेदार सी रॉक्स होती हैं, ऐसे मशरूम रॉक होती हैं और धीरे धीरे क्या होती है, इसको ऐसे, देखो ये पहाड़ी थी, मशरूम रॉक कैसे बनती है मैं बताती हूँ। देखो ये कोई रॉक्स थी, पूरी रॉक्स ऐसे। ओके। विंड ने क्या किया, इसको चारों तरफ से ये आई इस तरह से और इनको इरोड किया। धीरे धीरे इस रॉक की ये शेप हो गई, ये देखो ये शेप हो गई।
मशरूम इस तरह से ये सारी उड़ा के हवा लेगी, ये मशरूम रॉक्स होती हैं। विंड इरोड द लोअर सेक्शन, ये नीचे के पार्ट को इरोड करती हैं, रॉक्स मोर देन द अपर को नहीं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर फेस एंड वाइडर टॉप, नीचे से तो वो नैरो होती रहती हैं, ऊपर से वाइड हो जाती हैं। देयरफॉर सच रॉक उसे क्या कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट द ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा जो है मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जैसे रुकना शुरू कर देती है तो वो जितने अपने साथ बहा कर लेके जाती है वो जमा कर देती है कहीं। आपने देखा हो 3-4 साल पहले हरियाणा में 6-7 दिन गर्द जो है वो आसमान में छाई रही थी, वो इस तरह से हवा उठा लेती है और जब ये जमा करती है तो नया स्ट्रक्चर बनता है, उसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है। When the grain of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. देखो रेगिस्तान में विंड क्यों काम करते हैं, देख रेगिस्तान की जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चर नहीं होता, भाई उड़ जाता है भाप की वजह से, गर्मी की वजह से, और इसलिए जो मिट्टी है उसके पार्टिकल अलग अलग ऐसे बिखरे होते हैं और उनमें नमी नहीं होती तो उसको वेट नहीं होता और इस वजह से विंड उसे आसानी से उड़ा लेती है। When such sand is deposited in the large area, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. इस तरह से सबसे ज़्यादा जो विंड के द्वारा मिट्टी जमा की जाती है उसे लोएसेस कहते हैं, ये चाइना में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर और जानकारी चाहिए तो आप टीवी और जो है यूट्यूब से, मैगजीन से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।